नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विजन क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि मैं जल्द ही गणित विषय के ऑनलाइन क्लासेस लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा, उसी क्रम में आज मेरी पहली वीडियो जो बिल्कुल गणित के स्टार्टिंग से शुरू से संख्याओं के बारे में, संख्याओं से संबंधित होगी, उसी क्रम में मैं आज अपनी पहली वीडियो आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, आगे अब हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति के विषय में। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्याओं को लिखने की प्रणाली, जो डिजिट हैं, संख्या किससे मिलकर के बनती है? अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। अंक को बोलते हैं हम डिजिट। जो संख्या लिखने की प्रणाली है वही हमारी क्या कहलाती है? संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहलाती है। इसी क्रम में संख्या प्रणाली जो है वो दो प्रकार की होती है। संख्याओं को लिखने के दो प्रकार हैं। पहली है दाशमिक प्रणाली, दूसरी है अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल सिस्टम। अंकों के स्थान के क्रम को लेकर के ये दोनों प्रणालियां हैं। दाशमिक प्रणाली में किस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं, देखें ज़रा। दाशमिक प्रणाली में सबसे पहले इकाई का अंक आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार। जो हमारे यहाँ भी प्रचलित है, जो भारत में भी प्रचलित है, वो कौन सी प्रणाली प्रचलित है? दाशमिक प्रणाली। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी क्रम में 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इसी क्रम में देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसी क्रम में ये कहाँ तक? खरब, 10 खरब। इसी तरह आगे। ये हमारे भारत में प्रचलित है दाशमिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देखें, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या लिखने का तरीका क्या है वो देखें। देखिए, स्टार्टिंग वहीं से होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन। इसके बाद आता है 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन, और उसके बाद में आता है 100 बिलियन। इसी क्रम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये इसी क्रम में आगे बढ़ती चली जाती हैं। कोई भी संख्या हमें लिखनी है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। इन प्रणालियों के अलावा अंकों को प्रदर्शित करने का या संख्याओं को प्रदर्शित करने की और भी अलग अलग कई पद्धतियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। जैसे हम बात करें केवल अंकों को लिखने के आधार पर, जो संख्याओं को चिन्हों के साथ प्रदर्शित करती हैं, विशेष चिन्हों के साथ प्रदर्शित करती हैं। जैसे अन्य पद्धतियों की मैं बात करूं, अन्य पद्धति कौन कौन सी हैं? रोमन पद्धति, अंकों को विशेष चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी है द्विआधारी पद्धति, बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, द्विआधारी पद्धति। इनकी भी हम आगे बात करेंगे।
ये अंकों की प्रणालियाँ हैं, जो संख्याओं को लिखने की अलग अलग प्रणाली है, उनके बारे में मैंने बात की। दार्शनिक प्रणाली हमारे यहाँ पर प्रचलित है, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल सिस्टम जो विश्व भर में प्रचलित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संख्याओं के विषय में, जो संख्याओं का स्थान है उसके विषय में। पहली चीज आती है वास्तविक मान, संख्या का वास्तविक मान या अंकित मान या जातीय मान या नैज मान। देखें क्या है इसमें, रियल वैल्यू भी कह सकते हैं हम। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से सीधे सीधे जो लिखा हुआ है, अंकित मान या वास्तविक मान। संख्या की रियल वैल्यू क्या होती है, रियल मान क्या है। इसके 4 नाम मैंने आपको बता दिए, जातीय मान या नैज मान, जो सदैव संख्या का अपना मान होता है, संख्या का स्वयं का मान। यहाँ पर जातीय मान में कभी भी संख्या के स्थान विशेष से कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे संख्या किसी भी स्थान पर आ जाए। जैसे मैं कोई संख्या लिखी हुई है 328596, इसमें 8 का जो जातीय मान है, इस संख्या में 8 का जातीय मान या अंकित मान की बात करूं, एक और नाम दिया नैज मान। इस 8 का जो वास्तविक मान या जातीय मान होगा वो क्या होगा, 8 ही होगा। अभी आपसे कहा संख्या का स्वयं का मान, जो संख्या का मान है वही क्या होगा, जातीय मान होगा। क्लियर हो गया। देखिए इसमें मैं बात करूं, आपको एक और एग्जांपल से समझा दूं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे आप मार्केट में कहीं गए, आपके पास 10 रुपये का नोट है, कितने, उसकी वैल्यू कितनी है, इसको मैं रियल वैल्यू भी कह रहा हूं, इसको वैसे फेस वैल्यू कहा जाता है, फेस वैल्यू। अब मैंने कहा आप 10 रुपये लेकर के मार्केट में जाते हैं, उस 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट क्या है, 10 रुपये का नोट 10 रुपये में ही तो चलने वाला है। तो 10 रुपये का नोट जो है उसकी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये की वैल्यू है ना। ऐसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, 8 है, कोई भी संख्या अपने आप में आप कहीं लिखेंगे, देखिए इस क्या है, इसकी वैल्यू 5 है ना। इसी तरीके से जो फेस वैल्यू है या रियल वैल्यू वो क्या कहलाती है, जातीय मान कहलाती है। आगे बात करूं मैं, दूसरी चीज आती है संख्या के स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसके द्वारा क्या है, संख्या जिस भी स्थान पर होती है, स्थान संख्या के, देखिए क्या कहेंगे, संख्या के स्थान विशेष के मान को, स्थान विशेष के मान को स्थानीय मान कहते हैं। यानी कि संख्या किस स्थान पर है, संख्या किस स्थान पर है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, कोई मैंने संख्या लिखी 93841556, ये कोई संख्या है। इसमें मैं आपसे बात कहूँ कि जो इसमें संख्या है 4 या 4, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान। अभी क्या बताया, स्थान विशेष के मान को। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दार्शनिक पद्धति, स्टार्टिंग में बताया दार्शनिक पद्धति क्या थी, उसी दार्शनिक पद्धति में ये किसका अंक है, इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का और चौथा हजार का। स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है, बस जो संख्या है उसे लिखिए, बाकी जीरो। कितना आ गया, किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना आ गया इस 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 4000। क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपको, दोनों से मिला करके स्थानीय मान और जातीय मान विशेष से देखिएगा। कोई एक संख्या लेते हैं 7165843 2,
ये कोई संख्या है, इसमें इसकी बात करें हम 6 एवं 8 के स्थानीय मानों का अंतर। पहला क्वेश्चन, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 6 कोई संख्या है, इस संख्या में 6 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी स्थान पर होगी, अब निकालने का तरीका 8 लिखा, ये 0 हो गया। अब 6 का स्थानीय मान निकालने जाएंगे, 6 1 2 3 4 5। इसकी स्थिति क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 लाख और ये कितना है 8,000। तो 6 लाख माइनस कितना कर लेंगे 8,000। 0 0 0 10 में से 8 गया 2, कितना आ गया 5,92,000। इनका अंतर आ गया। योग कहे योग कर लेंगे। इसी प्रश्न में मैं यदि बात करूं इसी संख्या के लिए, इसी संख्या में क्वेश्चन बन सकता है 6 का स्थानीय मान व 4 का जातीय मान का अंतर। सवाल क्या बन गया, 6 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का अंतर क्या होगा। क्या कर, अभी हमने 6 का स्थानीय मान निकाल चुके हैं, हम 6 लाख आया था, ठीक है, और जातीय मान 4 का कितना आएगा 4 ही आने वाला है। क्या होगा, सीधा सा हमारा 10 में से 4 गया 6 9 9 9 9 5,99,996। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जातीय मान और स्थानीय मान। अब हम आगे बात करते हैं संख्याओं की। देखिए, जब हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी संख्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं। उन्हीं संख्याओं के बारे में मैं बात करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ने जाएं, पहली संख्या, पहली प्रकार की संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई भी संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। देखिए, एक सीधी सी डेफिनेशन होती है, जितनी भी गणना करने वाली संख्याएं, जिनके द्वारा गणना की जा सकती है, जिनके द्वारा गणना की जा सकती है। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या है, जिनके द्वारा गणना की जा सकती है। दूसरी भाषा में मैं कहूं, गिनने योग्य सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनने योग्य, गिनने योग्य का मतलब क्या है, जैसे नेचुरल नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं, n से। 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन, ठीक है। जहाँ तक भी हम गिन सकें, जिनके द्वारा गणना की जा सकती है, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर किसको कहेंगे, जो अभी हमारा नेचुरल नंबर वाली फैमिली है, या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित करने से, जीरो को सम्मिलित करने से समूह पूर्ण संख्याओं का बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का बन जाता है। देखें कैसे, अभी प्राकृत संख्या पता है आपको, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। अब इसमें केवल हमें जीरो को और ऐड करना है, 0 1 2 3 4 डॉट, ये जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वो सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण में अंतर केवल इतना है, पूर्ण संख्या में जीरो को मिलाने से संख्याएं पूर्ण होती हैं, और प्राकृत जिन्हें हम गिन सकें। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हम बात करें संख्याओं की। तीसरे नंबर पर आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स क्या हैं, अभी देखिएगा, पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्याओं को यहां से वैसे भी समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक पूरा अंक है ना। पूर्णांक का मतलब क्या है, अभी देखिएगा,
पूर्ण संख्याओं को ऋण या धन चिन्हों के साथ कह सकता हूं मैं प्राकृत संख्याओं को भी, लेकिन जीरो भी पूर्ण संख्या है। बताया जीरो पूर्ण संख्या, लेकिन जीरो भी पूर्णांक होता है। बताऊं कैसे? धन चिन्हों के साथ प्रदर्शित करें। धन चिन्ह वाली संख्या धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धन चिन्ह वाली संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और ऋण चिन्ह वाली संख्या ऋणात्मक पूर्णांक। यदि इसी आधार पर मैं बात करूं, इसी आधार पर धन चिन्ह वाली, जिन्हें धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है धनात्मक, ऋण चिन्ह वाले ऋणात्मक पूर्णांक। इसी आधार पर पूर्णांक बता दूं मैं आपको 3 प्रकार के। धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या? पॉजिटिव इंटीजर। परिभाषा की कोई जरूरत ही नहीं है। धन चिन्ह के साथ जो संख्याएं प्रदर्शित की जा रही हैं धनात्मक पूर्णांक, +1, +2, +3, +4 ऐसो ऑन। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, -4। और जो आपका शून्य है उसे हम धन भी कह सकते हैं और ऋण पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्योंकि शून्य पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए उसको मैंने तीसरा प्रकार बता दिया, उदासीन पूर्णांक, जिस पर ऋण और धन चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको नेगेटिव न्यूट्रल कह दूंगा मैं, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, कौन सा है? एकमात्र उदासीन पूर्णांक 0 है। अब यदि हम इन पूर्णांकों को नंबर लाइन पर डिनोट करें, नंबर लाइन क्या? संख्या रेखा पर डिनोट करें। ठीक है, इस रेखा का ये वाला जो सिरा है ये बायां सिरा है, बायां पक्ष है, और ये कौन सा है? दायां पक्ष है। हमेशा दाईं तरफ ये इसका मूल बिंदु है, जहां पर ये 0 इस मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो आगे बात करेंगे। जितनी भी संख्या दाईं ओर होगी, दाईं तरफ सदैव धनात्मक पूर्णांक होते हैं। दाईं तरफ धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी संख्या दाईं ओर होगी, जितनी ज़्यादा दाईं ओर होगी संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जितनी भी ज़्यादा दाईं ओर होगी उतनी बड़ी होगी। और ऋणात्मक पूर्णांक इस क्रम में लिखे जाते हैं, इधर को -1, -2, -3, -4 ऐसो ऑन। और संख्या जितनी ज़्यादा बाईं ओर होगी संख्या उतनी ही छोटी होगी, जितनी भी ज़्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बात करूं, -3, -8, -2 और -12, कौन सी संख्या छोटी है? सबसे छोटी संख्या। एक चीज़ दिखाई दे रही है हमें कि जितनी भी संख्या हैं सारी क्या हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो सबसे बाईं ओर कौन सी संख्या आएगी? -12। सबसे बाईं ओर -12 आएगी, तो -12 सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। बात आ गई समझ में? चलिएगा, एक चीज़ और मैं बात करता हूँ आपसे यहीं पर। अब इसमें एक चीज़ बताइएगा, ये कोई संख्या लिखी हुई है 3.842, ये कोई संख्या है, ये क्या पूर्णांक संख्या है? अब आप कहोगे ये पूर्णांक संख्या है या नहीं है? पूर्णांक बता दिया, ये संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या है? इसकी जो पूर्णांक संख्या होगी वो होगी +4। इसका पूर्णांक क्या होगा? +4। बात आ गई। अब अगला है, जैसे मैं बात करूं -4.12, इस तरह की कोई संख्या है 4.12, ये भी पूर्णांक नहीं है। इसका पूर्णांक क्या होगा? इसका पूर्णांक -4 होगा। जैसे ही हम आगे 0.5 से ऊपर की तरफ चलते हैं पूर्णांक आगे बढ़ जाता है।
है ना। जैसे -8.67, इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? चलिएगा, -8.67 का 9 या किसी में भी है, कोई भी पूर्णांक है तो वो आगे की तरफ चला जाता है। चलिएगा, पूर्णांक तक क्लियर हो गए। अब दो चीज़ें बहुत छोटी आती हैं, मैं उनके डिस्कस कर लूँ। अभी भी चल रहा है अल्टरनेट, देखिए लॉकडाउन के दिनों में कि ऑड इवन पॉलिसी से मार्केट, अल्टरनेट डेज से मार्केट खुल रही है ना। ऑड नंबर, या ऑड नंबर को हम क्या कहते हैं, और इवन नंबर, दो चीज़ें हैं। देखिए तुलनात्मक रूप में बता दूं, सब जानते हैं, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। ज़्यादा कुछ नहीं बताना, सब जानते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या कि कौन सी संख्या हैं? वे संख्या जिनमें 2 से भाग दिया जाए, वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो, केवल 2 से। जो 2 से ना कटती हैं वो सभी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ऑल्सो, ठीक है। सम संख्या 2 से कटने वाली सभी संख्या सम संख्या हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इस तरह से। क्लियर हो गया? चलिए आगे बहुत जल्दी से मैं बात करता हूँ संख्याओं के बारे में ही। आगे आती हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर? भाज्य संख्या क्या होती है? एक बार देखें भाज्य संख्या किसको कह रहे हैं। देखिए बहुत छोटी सी पहचान बता देता हूँ, परिभाषा भी कह लेंगे। वे संख्या जो एक व स्वयं के साथ स्वयं से कटने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभक्त हों, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जो एक और स्वयं से सारी की सारी संख्या कटती हैं, अब जो उसके साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूरी कट जाएं। जैसे पहला कंपोजिट नंबर आता है 4, ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, पहला कंपोजिट नंबर क्या आता है? 4। क्यों? देखिए 4 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त किस संख्या से कट रहा है? 2 से। पूर्णतः विभक्त हो रहा नहीं हो रहा 2 से भी? तो ये क्या हो गया? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये इसी क्रम में बढ़ते चले जाएं। देखिए 2 से भी कट रहा है, ये 2 3 से, ये 2 4 से, ये 3 से, ये 2 5 से, ये 2 3 4 से, सबसे कट रहे हैं। पहचान हो रही है सीधे सीधे, ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। इनकी एक और बड़ी पहचान है, भाज्य संख्या के सदैव 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए एक चीज होती है, गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? सीधी सी मैं आपको बता दूं, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड जरूर होते हैं। किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसी को हम गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय सीधा सा क्या बता दिया? कोई भी भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड जरूर होंगे, ये आधारभूत प्रमेय है। जैसे भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 4 के गुणनखंड 2 से अधिक कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 4, 1 2 और 4। जैसे मैं 6 की बात करूं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ठीक है, यहीं पर 6 से एक चीज़ मुझे याद आई, यहीं पर एक चीज़ जोड़ देता हूं मैं आपको, परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? 6 को परफेक्ट नंबर। हर नंबर अपने आप में परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट नंबर है? देखिए जिसके गुणनखंडों का योग, संख्या को खुद को छोड़कर गुणनखंडों का योग भी इसके बराबर हो जाए, वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, जैसे मैं पहले परफेक्ट नंबर की बात करूं तो 6 आता है। संख्या ये खुद संख्या उसमें नहीं आ जाए,
6 को नहीं लेना है। देखो इसके गुणनखंड 1 2 3 और 6, 6 को तो हमें नहीं लेना है। 3 और 2 5 और 1 6। परफेक्ट नंबर किसको कह रहे हैं? संख्या के गुणनखंडों का योग खुद संख्या के बराबर आ जाए। चलिए और आगे की बात करते हैं। एक और संख्या लेते हैं हम, आपको 28 आपको बता दिया जाए। 1 इसका गुणनखंड हो गया, 2 इसका गुणनखंड हो गया, 4 इसका गुणनखंड हो गया, 7 इसका गुणनखंड हो गया, 14 इसका गुणनखंड हो गया और 28 इसका गुणनखंड हो गया। 28 को हमें नहीं लेना है, बाकी को जोड़ करके देखें तो योग कितना आना चाहिए? 28। 14 और 7 21, 4 25, 2 27 और 1 28। 28 भी कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे का काम आपका है। आप और संख्या देखें और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये संख्या भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलिएगा। भाज्य संख्या क्लियर हो गई होगी। भाज्य संख्या के सदैव 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये सीधी सी बात है। आगे की हम बात करते हैं, चलिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग सकती है, टॉपिक भी ऐसे हैं, अभी स्टार्टिंग है। आप केवल पढ़ें, पढ़ने विशेष पर ध्यान दें, उसी पर आपको माइंड में 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या आती है आपकी अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या भी इसको बोलते हैं भैया, और अंग्रेजी में इसको बोला जा रहा है प्राइम नंबर। ठीक है, जो भाज्य थी अब क्या है? अभाज्य। परिभाषा की मैं बात करूं, वे संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो। देखें वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि पहली क्लास है, टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, संख्याओं के बारे में ज्ञान, संख्याओं के बारे में मैं आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डीपली नॉलेज हो जाए, क्योंकि पूरे गणित का आधार जो नींव है, हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। अब वे संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती हैं। केवल देखिएगा, यहीं से मैं बात करूं, सबसे पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और एक और चीज, ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी वन अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो सम बता दी मैंने 2 पहली, एक क्यों नहीं है अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है अभाज्य संख्याओं की कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे, और यदि 2 गुणनखंड नहीं हैं तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक का कोई 2 गुणनखंड बता सकते हो? है ही नहीं, तो कहाँ से बताओगे? इसलिए पहली अभाज्य संख्या 2, 1 और 2 हो गए 2 अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हो गया। अब इसी क्रम में मैं लिखने की बात करता हूँ, आपको जरा समझें अभाज्य संख्या होती कितनी है। तो आप याद रखें 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, और दूसरी तरफ मैं लिखूं 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या टोटल, कि ये क्या है? 15 अभाज्य संख्या हैं और ये 10 अभाज्य संख्या हैं। मैं लिखूं इन्हें पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखें ये संख्या 15 हो जाएंगी।
देखिएगा ये मैंने क्यों इस तरह से राउंड किए हैं। देखिए एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये क्या लिख दिया मैंने मोबाइल नंबर की तरह कोड, आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा हो। 44 22 322 321, ये कोड क्या बता रहा है, ये पहला वाला जो 4 डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या हैं, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 4। अगला क्या बताएगा, 11 से 20 है ना, या मैं कहूँ 10 से 20 है ना, 20 से 30, इसी क्रम में बढ़ते चले जाएंगे, 30 से 40, 40 से 50 और कहाँ तक हैं ये 100 तक। मैं यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए एकमात्र समअभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 103 भी है, ठीक है, 107 भी है, इसी क्रम में है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की जांच आगे बात कर लेंगे हम, अभाज्य संख्याओं की जांच हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित एक और है, देखें ये समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या क्या थी, सह अभाज्य संख्या। या यहाँ से मैं क्वेश्चन भी कराऊँ आपको अभाज्य संख्याओं से संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 20 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितनी अभाज्य संख्या होंगी। बड़ा आसान सा तरीका है, या तो आप संख्या लिखने जाएंगे, मत लिखिएगा, अभी कोड बताया है 44 22 322 321। देखिए ये सबके अपने अपने तरीके हैं, ये प्रचलित ज़्यादा है, और भी जगह आपने पढ़ लिया होगा। अभी आप मेरे से पूछने लगें कि सर जी 25 से 35 के बीच बताना, फिर भैया आपको तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 2 से 100 तक की टोटल याद करा दी। आप लिख भी सकते हैं, याद है तो आसानी से। ये क्या है, समय बचाने के लिए होते हैं, समय बच जाए बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे से आना चाहिए। 20 से 60 के बीच, 10 20, इससे आगे की तरफ ही तो जाना है, 30 40 50 60 तक, 60 तक कह रहा है। टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 2 4 3 7 और 2 9। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई। अब भैया योग कहे अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, फिर आप लिखेंगे। इनके लिए कोई तरीका नहीं है, अभी तक कोई भी तरीका प्रचलित नहीं है। क्यों, क्योंकि तरीका हम तभी बना सकते हैं जब उनके बीच अंतर समान हो, कोई संख्याओं में संबंध हो। इनके बीच कोई अंतर नहीं है, अंतर सब अलग अलग है, अंतर है अलग अलग अंतर है, समान अंतर नहीं है। आगे बात करते हैं सहभाज्य संख्याओं की। बहुत जल्दी समाप्त करता हूं टॉपिक को, अब वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखिए ये अपने आप में कोई एक संख्या नहीं होती, को प्राइम नंबर एक संख्या नहीं होती। सहभाज्य संख्या किसको कह रहे हैं, 2 या 2 से अधिक वे संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड ना हो, ठीक है, जिनका कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, कैसी संख्या कहलाएंगी, सहभाज्य। दूसरे शब्दों में अर्थात जिनका में से एक हो। एक का मतलब, एक तो सबका कॉमन गुणनखंड है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एक तो सभी का कॉमन है, सब में कॉमन आता है, एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। अब जिनका में से एक हो, या जिन संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 8 और 15, बताइएगा, देखें कैसे। 8 का 2 और 4 गुणनखंड हैं इसके, 15 के 3 और 5 हैं, क्या कोई कॉमन बना, नहीं है ना, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये संख्या कैसी है, सहभाज्य। क्लियर। आगे की तरफ हम बात करें, 3 11 और 16, यदि संख्याओं में कोई एक अभाज्य आ जाती है,
एक अभाज्य और एक भाज्य है तो वो भी संख्या कैसी होगी, वो भी सहअभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या आ जाए, एक भाज्य आ जाए और एक अभाज्य आ जाए, वो भी सहअभाज्य होगी। क्लियर हो गया? चलिएगा, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कभी कभी मैं आपसे पूछ लिया जाए कि जरा बताइएगा 42 के सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, एक करके देख लें। 42 के, देखिए पहला 42 का गुणनखंड होगा 2 और 21। जरा देखें इनका कोई कॉमन गुणनखंड है, नहीं है, तो फिर क्या हुआ, ये सहअभाज्य है, एक हो गया। दूसरा आता है 3 और 14, इनका भी कोई नहीं है, ये भी सहअभाज्य हो गया। अगला आता है 6 और 7, क्या है इसका, नहीं है, ये भी हो गया। तो 42 के कितने सहअभाज्य गुणनखंड हैं, 3, सबका में से एक है, क्योंकि इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं, इनके गुणनखंडों का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, ये क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या। ऐसे बहुत सारे हैं, करके देखना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताना जरा 56 के सहअभाज्य गुणनखंड, तो आप कहोगे सर जी 2 28, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से ये भी कट रहा है। 4 14, नहीं हो सकता। 7 8 बिल्कुल हो जाएगा, फैक्टर है, ये कोई कॉमन नहीं है इन दोनों का, है ना, इनका में से एक आएगा। और भी आगे हो सकते हैं, ठीक है, देख लेना आप, जो भी है एक इसका ये सहअभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका लैसे मैसे में हमें बहुत प्रयोग करना है, वहाँ पर हमें बहुत सारी संख्याएं निकालनी हैं, तो मैं इसी से बताऊँगा आप लोगों को आगे। ठीक है, आगे देखें, 2-3 संख्याएं और हैं, ख़त्म करता हूँ जल्दी। अगली आती है भैया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कह रहे हैं, वे संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकें। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो। Q का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, जैसे किसी में हम 0 का भाग इसमें देने जाएं तो 0 का भाग हम इसमें देने से क्या मतलब है, 0 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, चला जाएगा, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, तो इसको हम कह देते हैं इनफाइनाइट आ गया। ये कोई अपने आप में संख्या है नहीं, ये एक काल्पनिक नंबर है ना, काल्पनिक का मतलब कल्पना मात्र से, पता नहीं क्या है, असीमित मान है इसका, तो इसलिए नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीधा सा तरीका मैं आपको बता दूं, कोई भी पूर्णांक है वो अपने आप में कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 2, 3/2। एक और चीज़, यदि भिन्न के रूप में लिखी हुई है, भिन्न के रूप में हमारी संख्या लिखी हुई है, वो सरल मान में होनी चाहिए। ये नहीं कि 14/21 लिख दिया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये है, बात आ गई समझ में। इस तरह से 2 इसके नीचे 1 ले लिया, ये संख्या हो गई। कोई भी संख्या है 5/6, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे मैं बात करूं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या है, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इनकी पहचान होती है, पहचान क्या है, संख्या सदैव अंडर रूट में होती है, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया √9, भैया इसका मान तो अपने आप से 3 हो गया, 3/1 कैसी बन गई,
परिमेय, ये तो परिमेय बन गई इसलिए नहीं। अंडर रूट में होगी और कैसी होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अंडर रूट 5, अंडर रूट 12, अंडर रूट 21, ये इस तरह की संख्या। और एक नोट लिख लें भैया, पाई, और एक है यूलर, एक है यूलर, क्या बोल रहे हैं, यूलर, और ये पाई, दोनों संख्या अपरिमेय होती हैं, दोनों संख्या अपरिमेय होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की संख्या और हैं, उन्हें और ख़त्म करते हैं बहुत जल्दी से। पाई कैसी संख्या, अपरिमेय, और यूलर कैसी है, अपरिमेय। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का संयुक्त रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। संयुक्त रूप कह लें या मिला जुला रूप कह लें, या ये सभी संख्या चाहे परिमेय है चाहे अपरिमेय है, सब कैसी होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। ठीक है, संयुक्त भी रूप हो तो भी वास्तविक कहलाएगा। जैसे 2 वास्तविक है, अंडर रूट 3 कैसी है, अपरिमेय तो है ही है, वास्तविक भी है ना। अंडर रूट 5 7/2, ये सब। ठीक है, संयुक्त रूप की जगह मैं समूह कहूँ, समूह रूप, तो भी वास्तविक संख्या है। एक अंतिम संख्या की मैं बात करूं भैया, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक, इमेजिनरी नंबर। वैसे यूज तो है नहीं, लेकिन बता देता हूं, आयोटा से प्रदर्शित भी करते हैं इसको, आपने देखा भी होगा। वे संख्या जिनकी केवल कल्पना की जा सके, ठीक है। पहचान जैसे बहुत सीधी सी एग्जांपल में बता दूं, अंडर रूट में संख्या हो और माइनस में हो, क्या इसका मान बता पाओगे, नहीं बता सकते, क्योंकि सेम साइन सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, है ना। -2 का हो गए +4, +2 का हो गए तो भी +4। तो ये कैसी है, अंडर रूट में हो और माइनस में हो, अंडर रूट -4, अंडर रूट -9, ऐसो ऑन, ये सभी संख्या। ठीक है, अभी 2 चीज़ें और बहुत छोटी सी डिस्कस किए लेता हूँ, आरोही और अवरोही। आरोही क्रम क्या है, देखा भी होगा, बढ़ता हुआ क्रम, और ये क्या है, घटता हुआ क्रम। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग, और ये क्या है, DSCENDING, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता हुआ क्रम, आगे की तरफ संख्या चढ़ती हुई जा रही हैं, इधर को चढ़ती हुई जा रही हैं, और ये घट रही हैं, जैसे 8 5 3 2 1, ये घट रहा है। और बढ़ता हुआ 7 9 11 17 21, ये कैसा है, बढ़ता हुआ, अवरोही, घटता हुआ। एक प्रकार की संख्या और होती है, सब जानते हैं, क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब जो संख्या लगातार आती चली जाएंगी वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्या। देखिए, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं की जांच, अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न, या संख्या पद्धति से बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में हम उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।